स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आलोक सिंह। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14,027 नई अदालतों के गठन की कार्यवाही 3 महीने में पूरा करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। दरअसल महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को लेकर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिए। इस मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। एक और बड़ी खबर इलाहाबाद से ही आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस की निगरानी के लिए स्पेशल टीम गठित करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के मुताबिक सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस का औचक निरीक्षण किया जाएगा और प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा किए जाएंगे। कोर्ट ने प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा है। रवि सिंह की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। आतंकी संगठन आईएसआईएस का संस्थापक बगदादी दुनिया के युवाओं के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार के दावे को माने तो मुंबई से लापता 4 लड़के इराक चले गए हैं। अखबार के मुताबिक इन लड़कों को जिहाद के नाम पर आईएसआईएस ने अपनी फौज में शामिल कर लिया है। हालांकि परिवार इन खबरों को नकार रहा है। इराक में आतंक फैलाते इन दरिंदों को ध्यान से देखिए। इनमें से कुछ चेहरे भारतीय भी हो सकते हैं। जी हां, आप जरूर चौंक गए होंगे। लेकिन ये सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब मुंबई के ठाणे के 4 लड़के धार्मिक यात्रा पर करबला गए और फिर वापस लौटकर नहीं आए। आरिफ फयाज माजिद, फहाद तनवीर शेख, अम्मान नईम टंडेल और शाहीन फारूक टांकी के बारे में माना जा रहा है कि वो जिहाद के लिए इराक चले गए हैं। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक ठाणे के डॉक्टर बदरुद्दीन माजिद के बेटे आरिफ ने अपने घर वालों के नाम एक खत छोड़ा है। आरिफ के खत के मजमून से माना जा रहा है कि वो आईएसआईएस की लड़ाई में हिस्सा लेने गया है। आरिफ की तरह ही बाकी के 3 और लापता युवकों के घर वालों ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन आरिफ के घर वालों ने इन लड़कों के आईएसआईएस के लिए जिहाद की खबरों से इनकार किया है। आरिफ के चाचा के मुताबिक जब ये लोग इराक गए थे तब वहाँ जंग शुरू नहीं हुई थी। ये जिस वक्त यहाँ से गए वहाँ पे कोई जंग नहीं थी और आईएसआई का मार का कोई वहाँ नामो निशान भी नहीं था। ये अभी 8-15 दिन से आईएसआई का कॉन्सेप्ट आ रहा है नीचे कि आईएसआई एक संगठन जो है वहाँ पे काम कर रही है। देश के रक्षा मंत्री से भी आग्रह करेंगे कि हमारे बच्चे जो है हमारे जल्द से जल्द हमारे पास वापस। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 24 मई को आरिफ ने बगदाद से अपने घर वालों को फोन किया था और उनसे माफी मांगी और कहा कि वो नौकरी भी तलाश रहा है। वहीं पुलिस और महाराष्ट्र सरकार भी सिर्फ गुमशुदगी की बात ही मान रही है। वैसे इंटरनेट पर दुनिया के हजारों नौजवानों से इराक और सीरिया की जंग में हिस्सा लेने की अपील की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से भी सैकड़ों की संख्या में युवा इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में भारत के इन 4 युवाओं को लेकर शक तो पैदा होता ही है। हालांकि अभी कुछ भी पुख्ता तौर पर कहना जल्दबाजी होगी। ठाणे के इन युवकों के घर वालों ने सरकार से भी गुहार लगाई है कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ये भारतीय नौजवान आईएसआईएस के बहकावे में आ गए हैं, और अगर ऐसा है तो क्या उन्हें वापस लाना संभव है? मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आतंकी संगठनों के शेयर बाजार में निवेश को लेकर सभी स्टॉक एक्सचेंज को आगाह किया है। सेबी ने तालिबान और अलकायदा जैसे संगठनों से जुड़े लोगों और संस्थाओं के नाम लिस्ट में जारी किए हैं। एक्सचेंजेस ने कहा गया है कि वो ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं के सौदे किसी भी सूरत में नहीं होने दें। सेबी की ओर से भेजे गए अलर्ट में दाऊद इब्राहिम कास्कर का भी नाम है। सेबी किसी भी सूरत में आतंकी संगठनों का पैसा भारतीय शेयर बाजार में नहीं आने देना चाहती है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज को तालिबान और अलकायदा से जुड़े संगठनों और व्यक्तियों की लिस्ट भेजी है। सेबी ने लिस्ट में शामिल संस्थाओं और व्यक्तियों से सौदे न करने की हिदायत दी है। लिस्ट में तालिबान से जुड़े 134 और अलकायदा से जुड़े करीब 300 संगठनों का नाम है। तालिबान से जुड़े प्रमुख संगठनों में हक्कानी नेटवर्क और रोशन मनी एक्सचेंज जैसे नाम शामिल हैं। अलकायदा से जुड़े संगठनों में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर-ए-जंगजुई, हरकतुल जिहाद इस्लामी और ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन जैसे नाम हैं। सेबी ने अलर्ट की जो लिस्ट एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज को भेजी है, उसमें 2 भारतीयों दाऊद इब्राहिम कास्कर और महमूद मोहम्मद अहमद बजाही का नाम भी शामिल है। सेबी ने कहा है कि किसी भी प्रतिबंधित व्यक्ति या संगठन के सौदों के बारे में पता चलते ही गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दी जाए। सेबी ने जो लिस्ट जारी की है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ताजा रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। खुफिया एजेंसियां पहले भी सेबी को आतंकी संगठनों का पैसा शेयर बाजार में होने के बारे में अलर्ट भेजती रही हैं। हालांकि अब तक पुख्ता तौर पर कोई मामला साबित नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के निर्भया गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 दोषियों की फांसी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विनय और अक्षय की फांसी पर रोक लगाई। वहीं इससे पहले पवन और मुकेश की भी फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। दिल्ली के निर्भया गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 दोषियों विनय और अक्षय की फांसी पर रोक लगा दी है। इससे पहले पवन और मुकेश की फांसी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। फिलहाल दोषियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी बाकी है। अक्षय कुमार सिंह और विनय शर्मा की जो डेथ सेंटेंस जो दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखी थी, उस पर रोक लगा दी है। जब तक फाइनल जजमेंट नहीं होगा तब तक के लिए रोक लगा दी गई है और अब इस केस को 3 जस्टिस की जो बेंच है वो सुनवाई करेगी। हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। हमें सुन के बहुत धक्का लगा, लेकिन हमें उम्मीद जरूर है कि हमारे साथ कानून न्याय करेगा। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में पैरामेडिकल छात्रा के साथ 6 हवानों ने दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें एक नाबालिग था। आक्रोशित लोगों का विरोध झेले दिल्ली पुलिस ने वारदात के एक दिन बाद यानी 17 दिसंबर को ही बस ड्राइवर राम सिंह और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके 5 दिन के बाद यानी 22 दिसंबर को एक नाबालिग सहित एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जैसी क्रूरता निर्भया के साथ बरती गई वो अपनी तरह का पहला मामला था। देश के हुक्मरान से लेकर अवाम तक इस मामले में जल्द से जल्द और सख्त फैसला चाहते थे। लिहाजा इस मामले में सुनवाई के लिए 23 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की। इसी दौरान 29 दिसंबर को खबर आई कि इलाज के दौरान सिंगापुर की एक अदालत में निर्भया की मौत हो गई, जिसके बाद 3 जनवरी को 5 आरोपियों के खिलाफ 33 पेज का आरोप पत्र दाखिल हुआ और कोर्ट की ओर से 7 जनवरी को कैमरे की निगरानी में मामले की सुनवाई का आदेश दिया गया। इसके बाद 21 जनवरी को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में 5 आरोपियों की सुनवाई शुरू हुई। 28 जनवरी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 6ठे आरोपी को नाबालिग करार दिया, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और इसी दौरान आरोपी राम सिंह ने 11 मार्च को तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली। वहीं सरकारी पक्ष के वकील की दलीलों के आधार पर 31 अगस्त को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग को बलात्कार और हत्या का दोषी करार दिया। 3 सितंबर को मामले की सुनवाई खत्म होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख दिया और फिर 10 सितंबर को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 4 आरोपियों को धारा 376, 395, 396 और 120 के तहत दोषी करार दिया। इसके 3 दिन बाद यानी 13 सितंबर को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को फांसी की सजा सुनाई और बाद में हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। लेकिन बाद में दोषियों की सजा पर पुनः विचार के लिए बचाव पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया, जहां कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले 2 दोषियों पवन और मुकेश की फांसी की सजा पर रोक लगाई और फिर विनय और अक्षय की फांसी पर भी रोक लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी, लोन और सस्ते टूर पैकेज की चाहत आपको लाखों का चूना लगा सकती है। जी हां, दिल्ली एनसीआर में फर्जीवाड़े की फेक कंपनियां कुछ इसी अंदाज में लोगों को शिकार बना रही, जिसमें मोहरा बनते हैं बैंक, कुरियर कंपनियां और सीधे साधे लोग, जो फरेब और फर्जीवाड़े के जाल में फंसकर लाखों रुपए डुबो देते हैं। आखिर कैसे फैल रहा है फर्जीवाड़े का ये धंधा, देखिए इस रिपोर्ट में।
दिल्ली एनसीआर में बीते कई सालों से एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है, वो आपकी गाढ़ी कमाई को पल भर में उड़ा कर ले जा सकता है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी, लोन और टूर पैकेज के दिलाने के नाम पर आपको लाखों का चूना लगा सकता है। आइए आपको बताते हैं ऐसे ठगों के बारे में जिनकी नजर आपकी जीवन भर की कमाई पर है। गरीब हो, अमीर हो या फिर मिडिल क्लास आदमी हो, हर कोई चाहता है कि उसकी गाढ़ी कमाई दिन दूना रात चौगुना बढ़े। जरा सोचिए, अगर आपके पैसे को कोई दुगना करने की बात कर पूरी आपकी गाढ़ी कमाई उड़ा दे तो क्या होगा। दिल्ली और एनसीआर में ऐसा ही एक गैंग काम कर रहा है जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बना रहा है। कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं उनकी पूरी दास्तान। फर्जीवाड़ा करने वाले इस गिरोह के निशाने पर रहते हैं मध्यम वर्गीय लोग, जिन्हें पहले फोन पर होम लोन, इंश्योरेंस पॉलिसी और टूर पैकेज की आकर्षक स्कीम के बारे में बताते हैं, और जब कोई इनकी बातों में आ जाता है तो उससे नामी कुरियर कंपनी के जरिए अपने पते पर एक ब्लैंक चेक मंगा लेते हैं और फिर उस चेक को क्लियर कराकर रफू चक्कर हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, इसके इंश्योरेंस के नाम पे लोगों से चेक मांगते हैं और बात ही बात में उससे ब्लैंक चेक भी कभी कभी रैंडमली मंगा लेते हैं, साइन किया हुआ चेक, और उसके बाद उसको फर्जी अकाउंट में किसी ऐसे कंपनी का नाम खोल लेना जो उस पते पे है ही नहीं, और उसको कैश कर लिया जाता है। पूरे प्रोसेस के दौरान कुरियर कंपनियों को टारगेट किया जाता है, बीच में उसको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, और कुरियर कंपनी को भी पता नहीं चलता कि उसको इतने बड़े क्राइम में इन्वॉल्व किया गया है। किसी आदमी को लूटने के लिए कुरियर का सहारा बनाया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस पते पर ये चेक मंगाते हैं उस पते पर कभी कोई ऑफिस होता ही नहीं। ऐसे ही एक दफ्तर पर जी संगम की टीम ने छापा मारा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये है वाधवा का 156 नंबर ऑफिस जो वाधवा कॉम्प्लेक्स में है, और आपको दिखाएं कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है। 3 महीने के अंदर करोड़ों का वारा न्यारा हो चुका है। ऐसे तमाम मकान लक्ष्मी नगर में हैं जहाँ पे इस तरह से कमरों में खोल के ऑफिस चलाई जाती है, और जैसे ही लोग फिर ये सबको पता चलता है वो छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे ही ऑफिसों में चेक आते हैं, चेक को भुना लिया जाता है जिसका कोई नाम नहीं होता, कोई पता नहीं होता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब लोग आए और जब अपने तहकीकात करना शुरू किए तब से ये ऑफिस बंद है और यहाँ से लोग जा चुके हैं। यही नहीं, दिए गए पते पर चेक पहुँचने से पहले ही कुरियर कंपनी के दफ्तर से ही फर्जी आईडी दिखाकर चेक ले लेते थे। इस काम के लिए बेरोजगार युवक युवती को ज्यादा सैलरी का लालच दिया जाता है और फिर उनसे फेक कॉल्स कराई जाती हैं। मुझे पहले तो एक नॉर्मल कॉल आया कि मेरे जो मैनेजर थे, पहले मैं एक फ्रेश कंपनी में काम करती थी, जहाँ से मेरे मैनेजर ने एक दूसरी कंपनी में भेजा बस सैलरी हाई करके। ठीक है, जहाँ मेरी सैलरी 8,000 थी वहाँ मुझे 12,000 सैलरी मिली। मैं भी सैलरी के ज्यादा पैसों के कारण वहाँ पे टर्न कर दी। वहाँ पे मुझे पहले तो फ्रेश जो एक्सपीरियंस बच्चे थे उनके साथ बिठाया गया कि ये कॉलिंग कीजिए। वहाँ पे एक लोन का प्रोसेस चलता था, शायद मुझे लगा कि वो सही होगा। उन्होंने 3 महीने का तक मैंने उस प्रोसेस को किया, मुझे लगा कि हाँ ये सब ठीक है। पर 3 महीने बाद जो मेरे कस्टमर की मेरे पास कॉल आई कि मेरे पास कोई भी लोन नहीं पहुंचा है, तब मुझे पता चला ये फ्रॉड हो रहा है। फर्जीवाड़ा करने वाले ये लोग कभी भी फेस टू फेस मुलाकात नहीं करते हैं, बल्कि दिल्ली एनसीआर में नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं को निशाना बनाते हैं। लेकिन इस गिरोह का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब बैंक और कुरियर कंपनियां चौकन्नी हो गई हैं। थोड़ा सा डाउट हुआ था तो फिर 1-2 लोगों को हमने बोला भैया पैकेट सामने खोलो हमारे, तो कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट निकला उसके अंदर, तो हमने कहा कि भाई नहीं ऐसे पैकेट आप लोगों को नहीं देंगे। फिर सेम ऐसा ही केस एक मंगल विहार के अंदर पता चला, और जैसे ही ये पता चला फिर हम लोग बिल्कुल अलर्ट हो गए। कोई भी कंसाइनमेंट बिना आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के बिना हम लोग नहीं देंगे। क्राइम कर रहे हैं कि दूसरे लोगों को पूरे हमारे हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बना के और ये लोग चेक मंगा के और फर्जरी कर रहे हैं, और हमारे कुरियर इंडस्ट्री के, एक्सप्रेस इंडस्ट्री के सारे कुरियर वालों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, और टारगेट करके मूल रूप से हमारे कुरियर के लोग फंस रहे हैं। अगर आपके पास भी इस तरह के लुभावने ऑफर वाले फोन कॉल्स आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कब कोई आपको चूना लगा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सर्वेश कुमार, जी मीडिया। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी से ब्राजील पहुंच चुके हैं। यहाँ ब्रिक्स सम्मेलन में वो चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के नेताओं से
सम्मेलन के दौरान विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। इसके अलावा वो अलग अलग नेताओं से विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय बात भी करेंगे। इस बार ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को लेकर भी निर्णायक चर्चा होती है। देश की राजधानी दिल्ली लाइव बम पर बैठी है। जी हां, ये कहना है दिल्ली की एक अदालत का, एक कोर्ट का। दिल्ली की कोर्ट ने यह बात एमसीडी को फटकार लगाते हुए कही है। अब सवाल उठता है कि कोर्ट ने एमसीडी को फटकार क्यों लगाई। दिल्ली के द्वारका कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज विनोद यादव ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली में जिस हिसाब से अवैध निर्माण हो रहे हैं वो काफी गंभीर है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली खतरनाक जोन में आती है। भूकंप का एक झटका दिल्ली को तहस नहस कर सकता है। बावजूद इसके एमसीडी को लोगों की कोई चिंता नहीं है। असल में कोर्ट के पास एक मामला आया था जिसमें एक अवैध मकान के निर्माण के दौरान छत पड़ोसी के घर में गिर गई थी, जिससे एक महिला जख्मी हो गई। दिल्ली में अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है। जी मीडिया संवाददाता अश्विनी गुप्ता ने चांदनी चौक इलाके में हालात का जायजा लिया। क्या दिल्ली के तमाम इलाकों में लोग मौत के साए में जी रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे। ये आशंका जताई है दिल्ली की ही एक अदालत ने। दरअसल दिल्ली में तमाम पुरानी इमारतें हैं जिनके गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। इस वक्त हम लोग खड़े हैं दिल्ली के चांदनी चौक में, एक ऐसे ही पुराने इलाके में। आप देखिए कि यहाँ पर जो गलियां हैं वो कितनी छोटी छोटी गलियां हैं और यहाँ पर जो इमारतें हैं वो कई 100 सालों से बनी हुई हैं। आप अगर देखें यहाँ पर तो जो बिजली के तार है वो किस तरह से यहाँ पर पड़े हुए हैं और सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर यह है कि कभी भी कोई आग लग जाए या कोई और ऐसा हादसा होता है तो यहाँ पर फायर की गाड़ियां भी अंदर आ नहीं पाती हैं। दूसरा सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये जो इमारतें जिनकी नींव कई सालों पहले डाली गई थी, इसके ऊपर लोग लगातार अवैध निर्माण कर रहे हैं। बिल्डिंगों की ऊंचाई बढ़ती जा रही है लेकिन जो नींव है वो उसका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर आप देखें तो इन्हीं बिल्डिंगों के ऊपर, इन्हीं जर्जर बिल्डिंगों के ऊपर लोगों ने मोबाइल के भारी भरकम टावर भी लगा लिए हैं, लेकिन ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है कि ये जो जर्जर हो चुकी बिल्डिंगें हैं वो इन भारी भरकम मोबाइल टावरों का बोझ उठा भी सकती है या नहीं उठा सकती है। आप यहाँ पर जरा इन बिल्डिंगों की हालत देखिए। तमाम बिल्डिंगों में इसी तरह से दरारें आपको दिख जाएंगी। सभी यहाँ पर जो बिल्डिंगें बनी हैं सभी की यही हालत है और ऐसे में ये खतरा लगातार बना हुआ है कि बारिश जब होती है या इन इलाकों में जब पानी भर जाता है तो नींव यहाँ की लगातार कमजोर होती जा रही है और ऐसे में ये खतरा लगातार बना हुआ कि ये बिल्डिंगें जो हैं वो कभी भी गिर सकती हैं। तमाम इलाकों में इस तरह के हादसे हो चुके हैं और कई इलाकों में अभी भी ये आशंका बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया और यहाँ के रहने वाले जो तमाम बाशिंदे हैं, जो तमाम लोग हैं, वो अभी भी इसी खतरे के साथ यहाँ पर जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं। कैमरामैन निशांत के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। और आइए अब सुनते हैं कि इस मसले पर दिल्ली के लोगों का क्या कहना है। अब खतरा तो खतरा ही है जी, कहीं गिर जाती है बिल्डिंग, कुछ हो जाता है, वो क्या कह सकते हैं उसका, कुछ भी नहीं। कोई देखभाल थोड़ा करता, ना कोई पूछता। आन के जब कोई हादसा हो जाता है तब सब लोग भागे आते हैं देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं। पुरानी इमारतें जो है उनको पुनर्निर्माण होना चाहिए ताकि बहुत सी जर्जर हालत में है। इस पुरानी 1843 से ये बिल्डिंगें हैं तो इसके अंदर रख रखाव इनका ढंग से नहीं हो रहा। इसके लिए इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए और व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। यह कि गलियां सकड़ी है, आने जाने वाले व्यापारियों को दिक्कत होती है, ग्राहकों को और रहने वालों को भी बहुत तकलीफ है। आग लग जाती है तो यहाँ निकासी का कोई साधन नहीं है और मकानदार जो है, मकानदार और किराएदार के बीच में संतुलन नहीं है क्योंकि किराया पुराना बहुत कम होने की वजह से मकानदार इस पर खर्च नहीं कर पा रहा। इसकी वजह से क्या है कि वो स्थिति बिगड़ती जा रही है और रहने योग्य भी नहीं है। ये तारों का खतरा है बस यहाँ पे, और किसी चीज का खतरा नहीं। बिजली के तारों का मेन डेंजर है। जब मर्जी जब स्पार्किंग हो जाती है उसके डेंजर मतलब हो जाती है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भले ही बेहतरीन सर्विस का दावा किया जाता हो,
लेकिन 12 जुलाई को एयर इंडिया की फ्लाइट 101 के यात्रियों के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों के एयरपोर्ट भले ही दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट में शुमार करने का दावा करते हों, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। 12 जुलाई को एयर इंडिया की फ्लाइट 101 के यात्रियों के साथ जो कुछ हुआ वो इस बात की पोल खोलने के लिए काफी है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए किए गए इंतजाम किस तरह के हैं। 12 जुलाई को जैसे ही एयर इंडिया की फ्लाइट 101 दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची, फ्लाइट में सवार यात्रियों को 3 घंटे तक एयरपोर्ट पर रोक कर रखा गया। यात्रियों ने बार बार एयरपोर्ट मैनेजमेंट और एयरलाइन से सवाल पूछा, लेकिन किसी ने क्लियरेंस में हो रही देरी पर कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। यात्रियों के मुताबिक वो दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में करीब 3 घंटे तक फंसे रहे और परेशानी का सामना करते रहे। इस बाबत जब हमने दिल्ली एयरपोर्ट के मैनेजमेंट से बात करनी चाही तो उन्होंने कुछ भी ठीक तौर से जानकारी देने पर इनकार कर दिया और कैमरे के सामने बात करने से भी मना कर दिया। ऐसे ही एयरलाइन मैनेजमेंट से जब हमने बात करी तो उन्होंने मामले पर से पल्ला झाड़ते हुए साफ कह दिया कि इसमें कहीं पर भी एयर इंडिया की या फिर एयरलाइन मैनेजमेंट की ओर से कहीं भी कोई गलती नजर नहीं आती है। सरकार और डायल दिल्ली एयरपोर्ट की तुलना चांगी या हिथ्रो एयरपोर्ट से करती रही है, लेकिन अव्यवस्था का आलम ये कि बिना किसी ठोस वजह से यात्री कई घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहते हैं। ये हालत किसी एक फ्लाइट की भी नहीं। अक्सर यात्रियों को इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी अपना जो इमिग्रेशन सिस्टम है और सिंप्लीफाई करे, प्रोसीजर्स और स्टाफ बढ़ाए ताकि कस्टमर्स को टाइम ना लगे बाहर निकलने में, तो वो ये चीजें सॉल्व हो सकती है। इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं हो सकता। एयरपोर्ट मैनेजमेंट भले ही बेहतरीन सर्विस का दावा करता हो, लेकिन हकीकत कोसों दूर नजर आती है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब एयरपोर्ट पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है यात्रियों को, जबकि इसके ठीक उलट एविएशन मिनिस्टर ये बात कह चुके हैं कि वो यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाएंगे। जाहिर बात है बातें रह जाती हैं और हकीकत का काला रूप यात्रियों को परेशानी के रूप में उठाना पड़ता है। कैमरामैन पवन के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। मेट्रो संगम में इतना ही। नमस्कार।